हेलो, आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन आवर सीरीज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसके अंदर हमने लास्ट क्लास में शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस के फिगर्स और उनके डेरिवेशंस के बारे में बात कर ली है। अब हम स्टार्ट करेंगे उसी चैप्टर का सेकंड पार्ट, जिसको हम कहेंगे बेंडिंग स्ट्रेसेस। अब बेंडिंग स्ट्रेसेस जो बात कर रहे हैं हम, बेंडिंग स्ट्रेसेस में फर्स्ट थिंग कभी भी याद रखना है हमें कि बेंडिंग और शेयर ये दोनों अलग अलग चीज है, एक दूसरे से कंप्लीटली अपोजिट है। बेंडिंग में हमेशा आपका टेंसाइल लोड आएगा और शेयर में हमेशा आपका कंप्रेसिव लोड आएगा। ठीक है, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक बीम लूं और उसको न्यूट्रल एक्सिस से मैं काट दूं, ठीक है, और एक्सटर्नल लोड लगाऊं। अब एक्सटर्नल लोड की वजह से होगा क्या, ये जो बीम है ये कुछ इस तरह से बेंडअप होगी, राइट। अब यहां पर बेंड हो गई, बेंड हुई मतलब ऊपर कंप्रेशन आ गया, नीचे आ गया टेंशन। मतलब के हमारा बीम ऊपर में कंप्रेस हुआ, नीचे में टेंशन टेंसाइल फोर्स आया। अब इसी चीज को हम कहेंगे बेंडिंग स्ट्रेसेस। जो भी स्ट्रेसेस हमारे बीम के बेंडिंग में, जो भी फोर्सेस की वजह से हमारा बीम बेंड होगा, वो हमारा बेंडिंग स्ट्रेसेस को दावत देगा, पहली बात। अब सेकंड, कभी भी याद रखना, जो भी स्ट्रेसेस सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग मूवमेंट के वजह से आए उसे कहा जाता है बेंडिंग स्ट्रेसेस। और जो भी स्ट्रेसेस आपके शियर फोर्स के वजह से आएंगे उसे कहा जाएगा शियर स्ट्रेसेस। ओके, डिफरेंस समझिए। जो भी बेंड मूवमेंट, ये जो भी स्ट्रेसेस आपके बेंडिंग मूवमेंट के कारण आ रहे हैं वो है आपका बेंडिंग स्ट्रेसेस, और जो भी स्ट्रेसेस आपके शियर फोर्स के कारण आ रहे हैं वो है आपके शियर स्ट्रेसेस। ओके, अब चलिए, अब इसके ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन और करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा एक बीम है, ओके, यहाँ पे एक लोड ले लिया ओवरहैंग का, यहाँ पर एक लोड ले लिया हमने ओवरहैंग का। अब क्या करोगे आप, सिंपल इसको वापस रिजॉल्व करोगे, सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन निकालोगे, सेम आंसर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका सिंपल पहले एक शियर फोर्स बनाते हैं डायग्राम। ओके, शियर फोर्स में हमें पता है ये W का इंटेंसिटी है, ये W इंटेंसिटी है, ये हमने ए ले लिया, ये हमने ए ले लिया, ठीक है। W नीचे, यहां से W ऊपर 0, देन यहां से W ऊपर यहां तक गया, यहां से W नीचे, ये प्लस ये माइनस, ये हमारा एंटायर लेंथ पे 0 शियर है, ठीक है। और जब हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या रहेगा बेटा, यहीं पे बना लेते हैं। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका कैसा बनेगा, ये नीचे, यहां से यहां तक स्ट्रेट, यहां से यहां पे अप। तो ये हमारा वैल्यू हो गई W इंटू ए, ठीक है। यहाँ पे 0 हो गया, ये हमारा W इंटू ए पकड़ लेते हैं, थ्रू आउट द स्पैन ये W इंटू ए। अब यहां पर एक चीज ध्यान में रखिए, एक मिनट, इसको फिगर अच्छे से बना लेते हैं ताकि आपको समझ में सही से आए। आपको शेयर फोर्स निकालना है तो बेटा, सॉरी, चलिए, अब यहां पर आपको क्या देखना है, यहां पर आपको दो चीजें देखनी है। यहां पर मैंने ये शेयर फोर्स डायग्राम बना लिया, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लिया, ओके। अब यहां पर एक चीज ध्यान में रखना, जहां पर हमारा शेयर फोर्स बेटा 0 है वहां हमारा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है। ये चीज बेंडिंग का बेसिक सिद्धांत है कि शियर फोर्स जहां पर भी 0 रहेगा वहां पर आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम रहेगा, या आपके बेंडिंग स्ट्रेसेस मिलेंगे आपको सबसे ज्यादा कहां पर, जहां पर आपके डायग्राम में शियर फोर्स नहीं आएगा। और सेम ऐसा ही वाइस वर्सा हो सकता है कि बेंडिंग मोमेंट जहां पर 0 है वहां पर आपका शियर फोर्स मैक्सिमम है, ओके। और जहां पर आपका शियर फोर्स 0 है वहां आपको जो पॉइंट मिलेगा या जो एरिया मिलेगा इसे कहा जाता है प्योर बेंडिंग या फिर सिंपल बेंडिंग। क्या तो उसे कहा जाएगा प्योर बेंडिंग या सिंपल बेंडिंग। बट
ऐसा कभी भी बेटा आपको हर स्ट्रक्चर में देखने को नहीं मिलेगा, या ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से आपके स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग आ रहा है या सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रेशन आ रहा है, या ये कह लो कॉम्प्रेशन आ रहा है, टेंसाइल आ रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि कोई भी स्ट्रक्चर में सिर्फ शियर स्ट्रेस बनेगा या बेंडिंग मोमेंट बनेगा। आपके मैक्सिमम स्ट्रक्चर्स में दोनों ही बनेंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अलग अलग बन जाए। हाँ, लेकिन कुछ कुछ जगह पे ऐसा पॉइंट आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं हमारे स्ट्रक्चर के न्यूट्रल एक्सिस की। यहां पे हम हमेशा एज्यूम करते हैं कि हमारा शियर फोर्स 0 रहेगा, तो यही एक वो पॉइंट है जहां आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिलने वाला है। ओके, तो आपको शियर और बेंडिंग ये दोनों के स्ट्रेसेस के बारे में समझ में आ गया कि जो स्ट्रेसेस सिर्फ बेंडिंग मोमेंट से आएंगे वो रहेंगे आपके बेंडिंग स्ट्रेसेस, जो स्ट्रेसेस आपके शियर फोर्स से आएंगे वो रहेंगे आपके शियर स्ट्रेसेस। हमने डायग्राम से प्रूफ कर दिया कि जीरो शियर जहां पे मिलेगा वही पॉइंट रहेगा आपके मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का, जहां आपका मैक्सिमम शियर रहेगा वो पॉइंट रहेगा आपका जीरो बेंडिंग मोमेंट का। ओके, चलिए अब इसके बाद में, ये तो मैंने बता दिया आपको बात सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेसेस की। अब नेक्स्ट हम लिखते हैं इनके अजम्पशन के, बेंडिंग स्ट्रेसेस के अजम्पशंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहला अजम्पशन आता है बेटा, मटेरियल शुड बी आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस। अब ये होमोजीनियस क्या होता है, ये बहुत ही अच्छी एक डेफिनेशन है या एक वर्ड है। होमोजीनियस मतलब बेटा थ्रू आउट द जो सेक्शन का आप बेंडिंग निकाल रहे हो वो सेम है, आइदर इट्स कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल, सॉरी कंक्रीट स्ट्रक्चर और स्टील स्ट्रक्चर या कंपोजिट स्ट्रक्चर। कंपोजिट को 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं, पूरा थ्रू आउट या तो वो स्टील है या तो वो कंक्रीट है। ओके, और तो और थ्रू आउट उसका सेक्शन भी सेम ही है। सेक्शन सेम मतलब अगर यहाँ पे स्क्वायर कुछ इस तरह है तो ये अगर 10 किलोमीटर तक भी गया है फॉर एग्जांपल, तो भी उसका सेक्शन ऐसा ही रहेगा। दिस इज नोन एज होमोजीनियस, मतलब स्टार्ट टू एंड वो स्ट्रक्चर एक समान रहेगा। ठीक है, सेकेंड, व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक मतलब इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल इज इक्वल इन ऑल अदर डायरेक्शंस। कोई भी मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टी जो एक डायरेक्शन में है वही उसके बाकी तीनों डायरेक्शन में होनी चाहिए। दिस टर्म इज नोन एज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, पहला पॉइंट। ओके, सेकंड, इलास्टिसिटी। ई मतलब पता है हमें इलास्टिसिटी होता है, इलास्टिसिटी इज सेम इन कंप्रेशन एंड टेंशन जोन। मतलब इलास्टिसिटी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना, अगर कोई स्ट्रक्चर होमोजीनियस है तो उसके ऊपर की इलास्टिसिटी अलग रहेगी और नीचे की इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल अलग रहेगी, दैट वाज नॉट पॉसिबल। सो ई इज आल्सो सेम फॉर इन कंप्रेशन एंड इन टेंशन ऑफ दैट सेक्शन। ओके, नाउ थर्ड एंड द मेजर, plane member should be plane before and after bending। अब ये चीज कैसे प्रूफ करेंगे, इसका मतलब सिंपल यही है बेटा कि जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा पेपर है, ये स्ट्रेट है, ठीक है, मैंने इस पे लोड लगाया है, बेंड हो गया, जैसे ही मैंने लोड हटाया है वापस से स्ट्रेट हो गया। मतलब कि इसका सिंपल मतलब ये है कि आपका स्ट्रक्चर इलास्टिक रहेगा थ्रू आउट।
जब लोड लगेगा, लोड लगने से पहले भी वो स्ट्रेट रहेगा या प्लेन रहेगा, और लोड हटाए बाद में भी वो प्लेन ही रहेगा। ये इसका थर्ड अजम्पशन हो गया है। ओके, और फोर्थ कि बीम जो है वो पहले तो इनिशियली स्ट्रेट रहेगा, उसके हर पॉइंट, हर लाइन उसकी स्ट्रेट रहेगी, और आफ्टर दैट क्या होगा बेटा, वो सर्कुलर शेप में बेंड होगा। ठीक है, विथ कॉमन सेंटर रेडियस। अब ये कैसे प्रूफ होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम इसके फिगर देखेंगे, तो उसमें आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि मैंने क्या बोला है। अब तक हमने 4 अजम्पशंस देख लिए, अब फिफ्थ वाले की बात। ठीक है, फिफ्थ का मतलब, फिफ्थ का अजम्पशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर जो रहेगा, जो कि मैं बताऊंगा क्या है, is much more than its cross sectional dimensions. एंड लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, every layer is free to get expand और compress। ठीक है, हर लेयर को फ्री रहेगा, ये अधिकार रहेगा कि वो अपने हिसाब से कंप्रेशन हो सकती है या टेंशन हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू लोडिंग, कि लोडिंग आपकी क्या बोलती है, कैसे रहेगी, उस मुताबिक आपको ये अधिकार है आपके बीम के फाइबर्स को, जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर नीचे है, कि वो अपने आप कंप्रेशन में जा सकते हैं, टेंशन में जा सकते हैं। ओके, चलिए अब इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। अब इसका डेरिवेशन के लिए बेटा एक सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक बीम है, ये हमारे बीम की न्यूट्रल एक्सिस है। ओके, अब न्यूट्रल एक्सिस से हमने क्या किया, सेम हम इससे पहले क्या करते थे बेटा, वाई बार निकालते थे, लेकिन हम वहां पे वाई बार क्या करते थे, हम वाई बार लेते थे ऊपर, शेयर में कहां लेते थे, हम न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर। क्यों, क्योंकि खास करके हम शेयर बोलते थे कि जो कॉम्प्रेशन रहेगा वो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ही आएगा। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम एक लाइन हमारा वाई बार लेंगे यहां पर। क्यों, क्योंकि अब हम बेंडिंग की तरफ जा रहे हैं, और बेंडिंग हमेशा ना बॉटम साइड होगा ना कि टॉप साइड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ई एंड एफ, ये हमारा वाई। अब फॉर एग्जांपल हम यहां से, ये जो हमारा डिस्टेंस है ये हमारा डेल्टा एक्स है। ठीक है, हमने एल नहीं लिया, हम डेल्टा एल एक्स लेंगे, और यहीं से हम सिर्फ इतना ही काट लेते हैं सेक्शन। अब क्या होगा बेटा, अब अगर मैंने यहां पर लगाया लोड, बहुत बड़ा लोड लगा दिया मैंने, बहुत बड़े वाला, तो अब क्या होगा, अब मेरा जो सेक्शन है वो बेंड होगा। इसका हम छोटा पार्ट यहां बना लेते हैं। अब एक चीज ध्यान में रखना बेटा, कि जो कंप्रेशन और टेंशन हो रहा है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है कंप्रेशन, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे है टेंशन। अब न्यूट्रल एक्सिस है हमारा एन ए। ठीक है, अब इस वजह से क्या हुआ बेटा, कि जो भी हमारा ये वाला पार्ट था, ये पहले कैसा था, ये स्ट्रेट था, अब क्या हुआ, ये बेंड हो गया, ये बेंड होकर के कुछ इस तरह बन गया। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा एफ डैश, और ये हो जाएगा हमारा ई डैश। सिंपल, कुछ नहीं किया हमने, हमारा बीम बेंड हो गया, तो हमने जो उसके वैल्यूज थे, उसको क्या क्या चेंज हुआ हमने वो लिख लिया। ठीक है, अब देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या था बेटा, वाई। अब मैंने फोर्थ पॉइंट बताया था
कि उसका जो रेडियस रहेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो आपके बीम के क्रॉस सेक्शन से बहुत बड़ा होगा। अब बच्चा यहां पर देखो, बीम बेंड हुआ है, तो यहां से, लेट मी चेंज द पेन कलर, यहां से ये कोई रेडियस पे हुआ होगा। अब देखो यहां से अगर ये ऐसा कर्व बन रहा है तो ऐसा कुछ सर्कल ही बनेगा ये। तो हमने क्या किया, ये हमने इसका रेडियस ले लिया यहां से यहां तक। ओके, अब यहां पर एक बात ध्यान में रखना है, ये रेडियस हो गया, ये वाई बार। अब ये रेडियस का कुछ ना कुछ थीटा भी होगा, क्योंकि एंगल आ गया तो हमने थीटा एज्यूम कर, बस। अब देखो बेटा, इसका जो रेडियस है वो बहुत बड़ा है और इसका क्रॉस सेक्शनल छोटा हो गया, मतलब हमारा फोर्थ वाला पॉइंट, कर्वेचर इज मच मच मोर ग्रेटर देन इट्स क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन। जो इसका क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन छोटू सा था, उससे बड़ा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। ओके, हाँ। अब यहां से हम शुरू करेंगे हमारा डेरिवेशन। अब यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां पे भी डेल्टा एल एक्स रखते हैं, चलो ठीक है। सबसे पहले हमारा ओरिजिनल ई एफ, इज इक्वल्स टू क्या है बेटा, डेल्टा एक्स। ओके, और हमारा लेयर क्या है, लेयर भी हमारा डेल्टा एल एक्स ही है, क्योंकि हमने न्यूट्रल एक्सिस जो लिया, सॉरी, लेयर ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यहां से यहां तक का ही डिस्टेंस हम एज्यूम कर रहे हैं, तो ये भी हमारा डेल्टा एक्स ही होगा, राइट। तो अब यहां से हमें क्या देखना है कि अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये न्यूट्रल एक्सिस ये रही, यहां पर ये न्यूट्रल एक्सिस ऐसी आ गई, क्या न्यूट्रल एक्सिस में थोड़ा सा भी चेंज हुआ? ये कर्व मैंने बहुत बड़ा बनाया, बट इतना बड़ा बनता नहीं है, कर्व बहुत ही माइन्यूट बनता है। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस है वो बेंड के पहले भी न्यूट्रल एक्सिस स्ट्रेट ही था, और आफ्टर भी हमारा न्यूट्रल एक्सिस डेल्टा एक्स ही था, ठीक है, एन डैश ए डैश। तो हमने क्या एज्यूम कर लिया कि हमारा न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल्स टू बिफोर इज इक्वल्स टू आफ्टर, मतलब उसके ऊपर कोई चेंज नहीं हुआ, वो पूरा का पूरा डेल्टा एक्स के ही बराबर है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं। हमने पर फाइनल कर लिया हमारा न्यूट्रल एक्सिस पहले भी डेल्टा एक्स था और बाद में भी डेल्टा एक्स ही है। अब चलिए, अब न्यूट्रल एक्सिस से बात करें तो न्यूट्रल एक्सिस जो रहेगी हमारी, अब न्यूट्रल एक्सिस जो डिस्टेंस रहेगा बेटा, ये डिस्टेंस हमेशा हमारा r इंटू थीटा के बराबर रहेगा, क्योंकि रेडियस इंटू थीटा यही हमें बताएंगे कि हमारा बीम कितना बेंड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल्स टू रेडियस इंटू थीटा। ओके, अब यहां पर एक प्रॉब्लम क्या हुई, हम यहां पर देखो एक चीज चेंज हुई, हमारा ईएफ चेंज हुआ। हाँ, हमारा ईएफ जरूर चेंज होगा, क्योंकि ईएफ क्या हुआ, हमारा बेंड हो गया है। तो हमने क्या किया, ई डैश एफ डैश इज इक्वल्स टू, अब ये डिस्टेंस को अगर आप आर के साथ कन्वर्ट करना चाहोगे तो क्या बन जाएगा बेटा वो, अब देखो यहां से यहां तक हम न्यूट्रल एक्सिस तक आए तो हमने आर इंटू थीटा लिया, अब हमें ई एफ तक आना है तो हमें आर प्लस वाई इंटू थीटा लेना पड़ेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल इंटू हम, सॉरी, वर्टिकल इंटू हम उनका थीटा ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा बेटा आर प्लस वाई अंडर ब्रैकेट इंटू थीटा। ओके, अब यहां तक तो हमने कैलकुलेशन कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमने देखा इंक्रीजेज इन द लेंथ, राइट। अब हमारी जो लेंथ है वो इंक्रीज हुई है, पहले हमने ईएफ की जो लेंथ थी बेटा वो इतनी इंक्रीज थी क्या, नहीं थी। ईएफ की लेंथ में पहले इंक्रीमेंट नहीं था, बट अभी ईएफ की लेंथ में हमारा इंक्रीमेंट हो गया है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अज्यूम करेंगे हमारा जो ईएफ है, ई डैश एफ डैश माइनस ईएफ, क्यों, क्योंकि हम हमारा चेंज इन लेंथ निकाल रहे हैं कि कितना चेंज हुआ है। ओके, तो अब देखो हमारे पास ई डैश एफ डैश है, क्या है बेटा, आर प्लस वाई इंटू थीटा, राइट, माइनस हमारे पास ईएफ हमने कैलकुलेट किया है क्या, नहीं किया, लेकिन 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 ईएफ हमें पता है, जब हमने हमारा सेक्शन बनाया था तो वो हमारे न्यूट्रल एक्सिस के बराबर ही था। हाँ,
तो क्या हमें हमारा न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस पता है? हाँ सर पता है, हमने अभी भी कैलकुलेट किया r इंटू थीटा। तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे r इंटू थीटा कर दिया। ओके, अब इसको आप ओपन करो, रिजोल्व करो, जो भी आपको बोलना है आप बोलो बेटा। अब आपकी जो इंक्रीजेस इन लेंथ आई है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r थीटा प्लस y ऑफ थीटा माइनस r ऑफ थीटा। तो ये r ऑफ थीटा कैंसल, तो आपकी इंक्रीजेस इन लेंथ आ गई है ये कितनी हो गई बेटा, ये हो गई आपकी y इंटू थीटा। ओके, हमने इंक्रीजेस इन लेंथ निकाल लिया। अब इसके बाद में हम क्या निकालेंगे, अब यहां पर हम निकालेंगे बेटा, हम यहां पर पुट करेंगे स्ट्रेन का फॉर्मूला। अब स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है बेटा, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है इंक्रीजेस इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, राइट। ओरिजिनल इन लेंथ, ओ इन एल लिखा है मतलब ओरिजिनल इन लेंथ। अब हमारी इंक्रीज इन लेंथ बेटा कितनी आई है, हमारी इंक्रीज इन लेंथ आई है y इंटू थीटा। ओके, हमारी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी बेटा, हमारी ओरिजिनल लेंथ थी r इंटू थीटा, राइट। हमने अभी वो कैलकुलेट किया था ना r इंटू थीटा। अब यहां से क्या होगा बेटा, थीटा थीटा कैंसल हो गया, तो हमें हमारे स्ट्रेन की वैल्यू मिल गई क्या, हमें हमारे स्ट्रेन की वैल्यू मिली y बाय r। ठीक है, हम यहां पे स्ट्रेन भी लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर बेटा पुट आउट करेंगे हमारे वैल्यूज, जो रहेगा। हाँ, यहां पर एक चीज मेरे को बतानी है कि बेटा देखो, स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन इधर एक्सप्लेन करता हूं, y बाय आर। ओके, अब r जो है बेटा ये तो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द फिगर। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी वैल्यूज ले लो, अगर आपको पता है कि आपके ये बीम का r 20 मीटर है, तो आप कोई भी सेक्शन लोगे वो 20 मीटर ही रहेगा, रेडियस कभी चेंज नहीं होगा। तो अब यहां से हमने क्या फाइनल पता किया कि जितना आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, या y बार या डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस आपका बढ़ेगा, उतना आपका स्ट्रेन भी बढ़ता जाएगा। तो स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, या ये कह लो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ओके, तो ये हमने एक और बात सीख ली हमारे इसमें। मैं जो भी बेटा आपको एक्स्ट्रा के पॉइंट्स बता रहा हूं, ये पॉइंट्स अगर आपने आंसर एग्जामिनेशन में मेंशन किए तो उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आप कुछ एक्स्ट्रा चीज बता रहे हो जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड है। ओके, अब चलिए, अब बात करेंगे हम स्ट्रेस की। हमने स्ट्रेन से तो आंसर निकाल लिया, अब स्ट्रेस की बात। स्ट्रेस किसके फॉर्मूले, स्ट्रेस कोई एक ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों आता हो। तो वो फॉर्मूला है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल, जिसमें हम लिखते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, राइट। अब ये जो स्ट्रेसेस हैं, हम इन ईएफ ही लिखते हैं, यहाँ पे भी हम इन ईएफ ही लिखते हैं, क्योंकि हमें जो भी कैलकुलेशन चल रहा है हमारा ई टू एफ में ही चल रहा है बेटा। ओके, हाँ, तो अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने ई लिख लिया, स्ट्रेसेस मुझे पता नहीं है तो मैंने सिंपल स्ट्रेस ही रखा है। ये मुझे पता है, हाँ ये मुझे पता है, y बाय आर। ओके, अब क्या करते हैं, हम ये इक्वेशन को यहां भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा E इंटू वाई अपॉन आर इज इक्वल्स टू सिग्मा। अब आप देखो, हम क्या करते हैं, E इंटू आर ले लेते हैं, y को नीचे भेज देते हैं, तो सिग्मा अपॉन y इज इक्वल्स टू E बाय आर। ये भी हमने स्ट्रेस निकाल लिया, मतलब हमारा धीरे धीरे करके पहले हमने क्या किया, y बाय आर निकाला, अब ये हमारा कुछ हद तक ये फॉर्मूला तैयार हो गया, सिग्मा बाय y इज इक्वल्स टू E बाय आर। ओके, अब यहां तक आए बाद में,
अब हम फिर से हमारा पुराना एक काम करते हैं, हम एक सेक्शन बनाएंगे, वहां पे न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर में एक छोटी सी स्ट्रिप काट लेते हैं, ऊपर काटो नीचे काटो, ये हम डेरिवेट कर रहे हैं अभी इसीलिए, ठीक है। ये हो गया हमारा डिस्टेंस dy, और ये हमारा डिस्टेंस हो गया b, यहां से सेंटर तक का डिस्टेंस हो गया अगेन y, ठीक है। अब यहां से आपको अगर एरिया निकालना है तो बेटा एरिया का फॉर्मूला अगेन b इंटू डी हो गया, और ये इतना छोटा एरिया है तो हम इसको डिनोट करेंगे स्मॉल d टाइम्स ऑफ a से, ओके। अब यहां पर आपको क्या करना है, जो एरिया है हमारा, अब ये स्ट्रेस को मैं लेकर आता हूं इधर, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या बनता है बेटा, स्ट्रेस का फॉर्मूला आपका बनेगा फोर्स अपॉन एरिया, राइट। हम एरिया इसी का ले लेते हैं। अब हमने क्या किया, ये डी को इधर भेज दिया, ठीक है। तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, सिग्मा इंटू डी ए, राइट। अब हमने थोड़ी देर पहले अभी अभी हमारा सिग्मा निकाला है, हमारा सिग्मा का वैल्यू क्या है, ई बाय आर, इसको वाई को उधर भेज दो, तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, ई बाय आर इंटू वाई इंटू डी ऑफ ए, ओके। अब यहां पर आप क्या करोगे बेटा, अब यहां पर आपको लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन, क्योंकि हमारे पास इनकी वैल्यूज नहीं है, तो हम ट्राई करते हैं इनको इनकी वैल्यूज में एक साथ लाने में। अब यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन लगाया तो प्रॉब्लम क्या हुआ, ई बाय आर तो कांस्टेंट है तो हमने इसको बाहर निकाल दिया। अब इंटीग्रेशन हम करेंगे y इंटू डी ऑफ ए, ठीक है। अब y इंटू डी ऑफ ए का अगर आप फॉर्मूला निकालोगे तो बेटा कभी भी याद रखना, हमने जैसे अभी अभी थोड़ी देर पहले इंटीग्रेट करना सीखा, इंटीग्रेट में हमने क्या किया, लिमिट लगाया 0 टू समथिंग समथिंग। अब अगर मैं यहाँ पे 0 की लिमिट लगाऊं तो कॉमन सी बात है, मुझे अगर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चाहिए तो शियर फोर्स 0 चाहिए, जहां पे बेंडिंग मैक्सिमम आएगा वहीं पे, जहां पे शियर फोर्स 0 रहेगा वहीं बेंडिंग मैक्सिमम आएगा। लेकिन अगर कहीं पे फोर्स ही 0 हो गया तो कॉमन सी बात है, मेरा E और I, E बाय आर इज इक्वल टू 0 कभी नहीं हो सकता। हाँ, एक टर्म पे हो सकता है, E मतलब हमारा इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल, ठीक है। ये कब 0 होगा, जब कोई मटेरियल ही प्रेजेंट नहीं होगा। R कब 0 होगा, जब वहां पे कोई बीम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये दोनों वैल्यू तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि 0 आए। अब बारी क्या है, हमारा y इंटू डी ए, ठीक है बेटा। अब हम इसी को इक्वेट करेंगे 0 के होते हुए, ठीक है। तो चलो अब हम इसको इक्वेट करते हैं। हम्म, अब हम क्या करते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू ई बाय आर इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी, ठीक है। लेकिन अब हमें अभी अभी हमने बात किया कि फोर्स तो होगा नहीं, हमें निकालना क्या है, मूवमेंट। अब मूवमेंट का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। अब यहां पे आ जाओ, हमने फोर्स कहां पे निकाल रहे हैं, यहां पे निकाल रहे हैं, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से देखो बेटा, ये स्ट्रिप पे हम अज्यूम करेंगे कि हम हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल फोर्स से इसका y का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, सिंपल हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला था E बाय आर, मोमेंट लगा लेते हैं यहीं पे, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी ए इंटू एक और बार y, ओके। अब हमने क्या किया, इसको यहां से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको कांस्टेंट समझ के हटाई दो। अब हमारा मूवमेंट का फॉर्मूला क्या है बेटा, हमने वहां से सॉल्व किया तो ये हो गया हमारा ई आर ए सॉरी वाई स्क्वायर इंटू डी ए, ओके, ई बाय आर। अब एक चीज नोटिस करना कि हमने जो y निकाला है इसका यूनिट है बेटा mm स्क्वायर, और एरिया का भी यूनिट क्या होता है, mm स्क्वायर, राइट। और दो बार mm स्क्वायर मिलेगा तो ये किसकी यूनिट बन जाएगी, ये यूनिट हो जाएगी mm टू द पावर 4, जो की वैल्यू होती है किसकी, हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, राइट। तो अब चलिए, अब यहां पर आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं रही,
क्यों? क्योंकि आपने डायरेक्टली आपका वैल्यू बना लिया। कैसे? m इज इक्वल्स टू ई बाय आर इंटू वाई, या आई ले लो, सॉरी वाई नहीं, आई, क्योंकि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है। अब हमने क्या किया, m बाय आई इज इक्वल्स टू ई बाय आर, राइट, इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय वाई। तो ये हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला था जिसको हमने डिराइव किया। कैसे डिराइव किया? सबसे पहले हमने बीम को कर्वेचर पे बेंड किया, वहां से हमने स्ट्रेन का फॉर्मूला लगाया, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। फिर वहां से हम गए इलास्टिसिटी की तरफ, जहां पे हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशनशिप से हमने स्ट्रेस निकाल लिया। स्ट्रेस के बाद में हमने लगाया वहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट निकाले, हमें स्ट्रेस वाला आंसर मिल गया। फिर वहां से हमने मूवमेंट लगाया, मूवमेंट से हमने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके हमने हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला बना लिया। अब ये फॉर्मूला को आप यूज कैसे करोगे, अब वो बता देते हैं। चलिए, ऑलमोस्ट हमने पूरा का पूरा सिलेबस, मतलब पूरा का पूरा सॉल्व करना सीख लिया है कि वो कैसे आएगा। हाँ, वहां पे एक चीज मैं बता दूं, सॉरी, m बाय आई सिग्मा बाय वाई ई बाय आर। अब बेटा इनकी यूनिट्स देख लो। मूवमेंट की यूनिट हमेशा ना रहेगी न्यूटन मीटर, या किलो न्यूटन मीटर, या किलो न्यूटन एमएम, या न्यूटन एमएम। स्ट्रेस की यूनिट रहेगी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस ई की भी यूनिट जो रहेगी वो रहेगी आपकी सेम, जो स्ट्रेस की यूनिट है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, आई इसकी यूनिट रहेगी mm टू द पावर 4 या मीटर टू द पावर 4। वाई बार की वैल्यू रहेगी आइदर mm और मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगेन mm और मीटर। ओके, ये चीजें आपको याद रखनी है, ये बेसिक्स है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे न्यूमेरिकल। अब फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा उसमें, एड ऑन अभी कर लेते हैं हम। हमने बेटा क्या किया है, फॉर्मूला डिराइव किया है। अब हमें कोई भी फॉर्मूले में ये पूरी 6 की 6 चीजें नहीं दी रही, हमें यहाँ पर कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा। हमें क्या तो 3 दिया रहेगा, चौथा निकालना रहेगा, या 2 दिए रहेंगे और इनके रिलेशन से हमें आगे जाके तीसरा और चौथा निकालना है। तो एक बात ध्यान में रखना बेटा, मैक्सिमम जो रिलेशनशिप बनेंगे हमारे क्वेश्चंस के वो बनते हैं m बाय आई इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम हमें स्ट्रेस ही निकालना होता है। तो अगर मैं स्ट्रेस निकालूंगा तो हमारा स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, m बाय आई इंटू वाई, ठीक है। अब इसको जब आप और ज्यादा रिजोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, m अपॉन आई बाय वाई। ओके, और ये जो आई बाय वाई है यही कहलाता है आपका सेक्शन मॉड्यूलस z। तो आपका स्ट्रेस का फॉर्मूला बन जाएगा m बाय z। अब ये कैसा होता है, इसको एक छोटा सा अपन रेक्टेंगुलर का एग्जांपल लेके प्रूव करते हैं, ठीक है। आई की रेक्टेंगुलर में क्या होता है बेटा, बी डी क्यूब बाय 12 अपॉन वाई। हमने रेक्टेंगुलर सेक्शन में पढ़ा है कि हमेशा डी का आधा रहेगा, डी बाय 2, ठीक है। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये डी से ये वाला डी का क्यूब कट गया, स्क्वायर बचा। तो अब आपका आंसर क्या हो गया, सिंपल बी डी स्क्वायर बाय 6। तो अब आप यहां पर z की जगह सीधा बी डी स्क्वायर बाय 6 पुट करोगे, ओके। तो हमें z मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब फॉर एग्जांपल एज्यूम दैट हमें एक क्वेश्चन दिया है जिसमें हमें हमारे सेक्शन की बी दे दी है 120 mm, थिकनेस ऑफ दैट सेक्शन भी हमें मिल गया है 20 mm का। हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, या रेडियस दिया हुआ है 10 मीटर का, और इलास्टिसिटी हमें दे दी 2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, यहां पर उन्होंने आपको बोला है कैलकुलेट स्ट्रेस एंड m मूवमेंट। ओके, अब आप क्या करोगे बेटा, यहां पर अब देखो, आपको यहां पर फॉर्मूले में हिसाब से, हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं साइड में, m बाय आई इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय वाई इज इक्वल्स टू ई बाय आर।
जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है वो सॉल्व कर सकते हैं, वो प्लीज वीडियो ऑफ करें और पहले सॉल्व करें, बाद में सॉल्यूशन आप चेक कर सकते हो वीडियो से सही है या नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमें m निकालने के लिए i चाहिए, स्ट्रेस चाहिए, y चाहिए। हमारे पास तीनों में से अभी i मिल जाएगा, e और r हमें पता है, तो अब डिपेंड करता है कि आप पहले क्या निकालोगे। आप m बाय i से e बाय r से इक्वेट करके m निकालोगे या सिग्मा बाय y से इक्वेट करके e बाय r निकालोगे। हम क्या करते हैं, हम पहले स्ट्रेस निकाल लेते हैं। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस अपॉन y। y मतलब आपके थिकनेस का d/2 बोलो या t/2 बोलो, दोनों सेम है। तो हमारे थिकनेस का कितना रहेगा बेटा, 20 का आधा, मतलब ये हो गया हमारा t 10। ठीक है, 20/2 इज इक्वल्स टू t, सो t इज इक्वल्स टू 10। ओके, अब e बाय r, e की वैल्यू क्या है बेटा, e की वैल्यू आ गई आपकी 2 इंटू 10⁵ अपॉन r। r क्या है बेटा, 10 इंटू 1000 लेना मत भूलना, क्योंकि मीटर को हमें mm में कन्वर्ट भी करना है। तो आपका यहां से सिग्मा मैक्स बोलो या सिग्मा बोलो, जो भी आपको बोलना है, उसका आंसर आता है बेटा 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, ये हमारा स्ट्रेस मिल गया हमें। अब क्या करेंगे, यही स्ट्रेस को यहां पे पुट कर दो। अब यहां पर चाहो तो आप m बाय आई को e बाय आर से इक्वेट करके आंसर निकाल लो, या फिर ये दोनों को इक्वेट करके आंसर निकालो। तो चलिए हम m वाले से ही आंसर निकालेंगे। m इज इक्वल्स टू, अभी अभी हमने फॉर्मूला क्या बनाया, सिग्मा अपॉन ए, सॉरी हाँ, m बाय आई इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय वाई। सही है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, हमें मोमेंट नहीं पता, हमें स्ट्रेस पता है, हमें वाई पता है, हम क्या करते हैं, आई को इधर भेज देते हैं। सो मोमेंट इज इक्वल्स टू, सिग्मा है 200 अपॉन वाई है मेरा t/2, मतलब ये हो गया 10 इंटू, यहां पर आ गया आई बी डी, इसका फॉर्मूला रहेगा हमारा BD³ / 12, तो B है हमारा 120 इंटू डी का क्यूब 20 का होल क्यूब अपॉन 12। आप जब बेटा इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 16 इसको न्यूटन मीटर mm है, तो हम इसको न्यूटन पर मीटर में लाएंगे तो ये हो जाएगा 1.6 न्यूटन मीटर। ओके, यहां पे आप 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, या फिर आप यहां पर एक और काम कर सकते थे, आप i बाय y को सिंपल z लेके सॉल्व भी कर सकते थे, वो उससे भी आपका आंसर सेम ही आएगा। चलिए, हमने m भी निकाल लिया, हमने z भी निकाल लिया, हमारा मोटिव ओवर। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जहां पर हमें यूडीएल दिया हुआ है। ओके, सॉरी, पॉइंट लोड भी दिया हुआ है। पॉइंट लोड हमें दिया हुआ है 80 न्यूटन का। ओके, और लेंथ दी हुई है 4000 mm। ये पॉइंट लोड है, इसको आप चाहो चाहो नहीं, ये करना ही पड़ेगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे, 4 मीटर से ही ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे आर ए प्लस आर बी इज इक्वल्स टू 80, ये 2 मीटर हो गया, ये 2 मीटर हो गया, 80 इंटू 2 160, आर बी इंटू 4 माइनस में जाएगा बेटा ये, इज इक्वल्स टू 0। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, आर बी इज इक्वल्स टू 160 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा बेटा 40। ओके, राइट। या फिर इसी का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है सिर्फ पॉइंट लोड के लिए बेंडिंग मूवमेंट निकालने का। हाँ, यहाँ पे हमने क्या निकाला, यहाँ पे तो हमने भी रिएक्शन ही निकाली है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसका बेंडिंग मूवमेंट भी निकालना पड़ेगा। अब बेंडिंग मूवमेंट के अंदर क्या करोगे, आप वही पुराना फॉर्मूला, कोई भी एक सेक्शन लोगे या पॉइंट लोगे, वहां पर आप अपने लोड्स को लेकर आओगे और फिर वहां से आप बेंडिंग मूवमेंट निकालोगे। और कभी भी याद रखना, आपके सेक्शंस में मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट सेंटर पे ही होता है,
तो उसका एक सिंपल पॉइंट लोड का फॉर्मूला है WL/4। ठीक है, ये कब है? जब आपका पॉइंट लोड सेंटर में एक्ट कर रहा है। W है हमारा 80, लेंथ है हमारा 4000, सॉरी नॉट 40,000, 4000 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया बेटा? यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 80 इंटू 80,000। ये हमारा मूवमेंट हमें पता चल गया। अब क्या है, कुछ नहीं करना है, M/I इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई। यहां से हमें सिग्मा ही निकालना था, तो हमें डी दिया हुआ है 140, ओ सॉरी 40 mm। डी मतलब ये बेटा डायमीटर है, और D2 हमें दिया हुआ है 20 mm का। ठीक है, मतलब एक कुछ इस तरह से हॉलो ट्यूब दी हुई। हम इसके यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैंने खाली आपको सिंपल सिखाया है कि कैसा सॉल्व करना है और कैसे आपका आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 80/I की वैल्यू हो जाएगी, हमारा I रहता है बेटा सर्कल का π/64, हॉलो है तो d⁴ माइनस स्मॉल d⁴ इज इक्वल टू स्ट्रेसेस हमें नहीं पता, dy का वैल्यू हमें पता है कैपिटल D/2 होता है। यहाँ पे सिर्फ और कुछ नहीं करना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो यहाँ पे आपका स्ट्रेस आ जाएगा बेटा 13.58, 8 10 टू द पावर 4 है, 20 का 4 है, 40 का 4 है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 13.58 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, तो ये हमने क्या कैलकुलेट किया? ये हमने सर्कुलर सेक्शन कैलकुलेट कर लिया। अब एक लास्ट सेक्शन हम एज्यूम फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं आएगा, उसका मैं आपको सिर्फ और सिर्फ हिंट दूंगा, उसका जो फाइनल आंसर रहेगा वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे क्या आया है, अदरवाइज आपको पता चल ही जाएगा क्योंकि ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, आपको उन्होंने यहाँ पे यूडीएल दिया है। यूडीएल कितने का दिया है? यूडीएल दिया है बेटा आपको यहाँ पे उन्होंने 40,000 का, और लेंथ आपको दी हुई है 10 मीटर की। ओके, अब यूडीएल के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा बेटा? यूडीएल के लिए एक फॉर्मूला रहेगा WL²/8। ये आपका डायरेक्ट कैलकुलेशन का फॉर्मूला है। ये कैलकुलेशन, ये फॉर्मूले सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेसेस या शियर स्ट्रेसेस में यूज करना है, आपको एसएफडी बीएमडी के चैप्टर में यूज नहीं करना। एसएफडी बीएमडी के चैप्टर में आपको ट्रेडिशनल स्टाइल से ही जाना है, ना कि ये वाले स्टाइल से। अब सिंपल आप क्या करोगे, यहाँ पे W हमें पता है 40,000 इंटू 10 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा बेटा, तो आपका आंसर आ गया बेटा 50,000 न्यूटन mm। अब सॉरी न्यूटन मीटर, क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है। अब आप इसको किलो न्यूटन में ला लो या फिर mm में ला लो, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको mm में ही ला लेते हैं। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे या आप उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, मोमेंट आपको पता है, स्ट्रेस आपको पता है, हाँ। अब मेन है हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है M/I इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई। हमें M पता है, हमें सिग्मा निकालना है, I कैसे? I वही मेथड है जो शियर स्ट्रेस में यूज किया था, या फिर Y बार कभी भी याद रखना बेटा, अगर I सेक्शन सिमेट्रिक है तो उसके सेंटर से ही पास होगा। नहीं समझ रहा है, कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे? इसको पहले तो ऐसे ब्लॉक में डालो, यहां से वाई बार कैलकुलेट करो, ऊपर से आओ या नीचे से आओ, एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस फ्रॉम दिस साइड, एरिया इंटू डिस्टेंस फ्रॉम दिस साइड, ऐसा करके आप एरिया निकालो। या फिर एक चीज सिंपल शॉर्ट मारते हैं हम यहाँ पे, अभी आगे वाले क्वेश्चंस में हम डिटेल में जाएंगे। हमें क्या करना है, अगर सिमेट्रिक सेक्शन है तो वाई बार का फॉर्मूला क्या होता है, A1 Y1 प्लस A2 Y2 अपॉन
सबमिशन ऑफ एरिया 1 एरिया। ओके, इससे हमें y बार मिल जाता है हमारा। तो हमें पता है सिमेट्रिक सेक्शन का y हमेशा सेंटर से ही जाएगा, तो हमारा ओवरऑल सेंटर की ओवरऑल फिगर है 400 का, तो हमने y ले लिया सीधा 200। अब यहां पर आपको क्या करना है, अब यहां पर आपको i निकालना है। अब i के अंदर बेटा एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, अगर समझे तो करना, अदरवाइज आप अपना पुराना ट्रेडिशनल स्टाइल ये चले गया। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा ये जो आई सेक्शन है ये पूरा का पूरा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। ओके, अब इसका आई एक्सेस क्या रहेगा, इसका आई एक्सेस रहेगा सिंपल बी डी क्यूब अपॉन 12। ठीक है, लेकिन क्या हमारा आई सेक्शन सही में पूरा रेक्टेंगल है? नहीं, हमारे साइड में यहाँ पे छोटे छोटे कान छूटे हुए, तो हम क्या करेंगे, इतना हिस्सा इसमें से माइनस करेंगे। ओके, अब ये माइनस के टाइम पे क्या करना है बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमारा ओवरऑल विड्थ कितनी है 200, लेकिन हमारी वेब की थिकनेस यहाँ पे 10 mm दी हुई है, 10 ही है, हाँ 10 ही दी है। तो हम क्या करते हैं, हमारे ओवरऑल 200 में से ये 10 माइनस कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा 200 माइनस 10 इंटू, ये क्या हो गया, ये बी हो गया। अब डी की बात करें तो हमारा क्या पूरा डी कवर है? नहीं, हमारा इतना हिस्से का डी छूटा हुआ है। अब इसकी लेंथ कितनी है बेटा, इसकी लेंथ है 360, तो ये हो गया हमारा 360 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 12। आप सिंपल यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो आपको आपका आई एक्स मिल जाएगा 327941234 mm²। ये एक सिंपल मेथड है, एकदम शॉर्ट ट्रिक है। अगर ऐसा नहीं करना है, दूसरा मेथड, हमारा ट्रेडिशनल मेथड, क्या करेंगे, यहां से y को आप ऊपर तक लेके जाओ, हमारा y है 200, 200 माइनस 10 तो ये हो जाएगा 190, तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा 200 इंटू 190 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस एरिया निकालेंगे वो फिगर का 200 इंटू 20 ब्रैकेट क्लोज इंटू, ओ सॉरी बीडी क्यूब ना, यही वाले की बात कर रहे हैं, सॉरी, ये हो जाएगा 20 का होल क्यूब। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, y माइनस ये न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक आप चलोगे 180, 180 प्लस 1 तो ये हो जाएगा बेटा 190 का, तो 190 का होल स्क्वायर इनटू आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसको 2 से, प्लस वेब की बात करोगे तो आपको पूरा वेब लेना पड़ेगा, क्या हो जाएगा वो 10 इंटू 360 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 12। एरिया आप ऐड करोगे, चलो एरिया भी ऐड करते हैं, एरिया कितना हो जाएगा 10 इंटू 360 इंटू वाई बार, यहीं पे लेना है, यहीं पे आएगा तो ये डिस्टेंस हो गया 0, तो अपना ये टर्म पूरा 0 बन जाएगा। आप जब इनको सॉल्व करोगे, हाँ यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई याद से करना, तो आपका आंसर आता है बेटा 327941234.67। सेम टू सेम आंसर दोनों जगह आएंगे, आपको आपका कैलकुलेशन देख लीजिए, जिसको जैसा करना है वैसा सॉल्व कीजिए। अब आपको मैंने मूवमेंट कैलकुलेट करके बता दिया है, मूवमेंट है आपका 5 इंटू 10⁸। आपको मैंने आई एक्स आई कैलकुलेट करके बता दिया, वाई आपको पता है 200 है, तो आप मुझे इस प्रश्न का जवाब दोगे कहां पर, कमेंट बॉक्स पे। तो थैंक यू सो मच। इसके आगे के जो यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियोस में कवर अप करेंगे, सो थैंक यू सो मच।